लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तहत हम जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है पब्लिक सेक्टर एंड इंडियन प्लानिंग। हमने इसके तहत पहला टॉपिक जो कंप्लीट किया वो एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ द पब्लिक सेक्टर कवर किया, वो एक कंप्लीट टॉपिक बनता है। दूसरा टॉपिक हम कर रहे हैं दैट इज़ रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। इसका आधा भाग हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था, इसका आधा भाग हम आज के लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। इसके साथ ही आपके पब्लिक सेक्टर एंड द इंडियन प्लानिंग चैप्टर के दो बड़े टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, एवोल्यूशन का और रोल का, और तीसरा होगा एक्सपेंशन का, और चौथा होगा फेलियर का। यही चार टॉपिक इस चैप्टर के आप कंप्लीट कर लीजिए। तमाम ज़िंदगी के लिए पब्लिक सेक्टर वाला खेल आपका डन। फिर कर लेंगे प्राइवेट सेक्टर। इस तरह से एक बार ज़िंदगी में ये किया होगा, सारी उम्र ही आता रहेगा, काम बनता रहेगा। पहला टॉपिक इसके तहत बन रहा है अगला बिंदु, यानी कि अगला बिंदु ये जो बनता है वो ये है कि जो रोल है पब्लिक सेक्टर का उसे डिफरेंट फ्रंट पे असेस किया जा रहा है। उसकी असेसमेंट इस फ्रंट पे भी है कि वॉल्यूम ऑफ सेल्स और इनकम ऑफ द पब्लिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर के द्वारा की गई इनकम वो सेल से ही करेगा, इसलिए वॉल्यूम क्या रहा सेल्स का, उसकी इनकम क्या रही, इसके वाया जांचा जाए। ओके, तो उसमें यहाँ पर ये बात लिखी है कि इसको जांचने के लिए ये आंकड़ा महत्वपूर्ण होता है, ये डाटा परसेंटेज ऑफ सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया, अपना कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया और उसके मुकाबले कितना सेल आपका हुआ। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि आपने 100 रुपये का पनीर लाया और आपने 150 रुपये के पकौड़े बेचे। आपने कैपिटल कितना एम्प्लॉय किया 100 रुपया, और आपने सेल कितनी की 150 रुपया। सेल कितनी की 150 रुपया। तो अब अगर हम परसेंटेज निकालें तो कितना हो, कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो सेल का परसेंटेज है वो कितना आया 150%। कैपिटल एम्प्लॉयड पे सेल का परसेंट कितना आया 150%। चिल्ला चिल्ल 50 रुपये एक्स्ट्रा कमाए अपन ने। अरे सर सोच रही ये कैसे आ गया बेटा, ऐसे ही आता होता है ये। ओके, 50% होता तो 100 रुपये का पनीर 50 रुपये के पकौड़े, आधा हो जाता। 150% हुआ इसलिए तो अपन 50 रुपये प्रॉफिट में गए ना। क्लियर। और कोई कहता है ना 200%, तो 200% मतलब कि 100 लगाया 100 आया, 100 लगा दिया 100 आया, मैंने आया 200 है, 100 कमाई में आया। ये लाइन सुनी है ना, 100 लगा के 100 आया तो क्या आया जेब में, 0। कैपिटल एम्प्लॉय किया 100 का, सेल्स गई 100, तो फिर आया क्या अपनी जेब में 0। ओके, तो यहाँ पर यह है कि परसेंटेज ऑफ सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ओवरऑल ट्रेंड को देखें तो कभी हाई गया कभी डिप गया। ये 120% रहा 2013-14। 2013-14 आंकड़ा बताता है कि लगभग 120%। देखिए 2018, 19, 20 या 21 किसी भी एडिशन की आप दत्तसुंदरम की जब बुक लेते हैं अमूमन यही डाटा रिकॉर्ड में आएगा, क्योंकि ये डाटा रोज़ दिहाड़ी नहीं लिए जाते, इन्हें लंबा टाइम लगता है असेसमेंट करने में और करेक्ट डाटाज अचीव करने में। इवन किसी भी एक प्रेजेंट ईयर का बजट भी उससे पिछले और उससे पिछले वाले बजट का एक्चुअल एस्टीमेट आपको दे रहा होता है। यानी कि 2022 में आने वाला बजट इससे पिछले साल और उसके भी पिछले साल का एक्चुअल एस्टीमेट दे रहा होगा आपको। 3 साल पिछले का डाटा का तो बजट ही लेके चलता है, और बुक को आप हिसाब लगा लीजिए। ओके, एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ सेल्स कितनी रही 13.22%। अब एनुअल एवरेज देखी गई है वो रही 13.22%, वाइल कैपिटल एम्प्लॉयड की ग्रोथ रेट कितनी रही एवरेज एनुअल 13.1%। तो 13.1% के हिसाब से आप जो कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे हैं उसकी एवरेज ग्रोथ रही एनुअल, यानी कि पिछली बार आपने 100 रुपया किया था, इस बार आपने कितना कर दिया 113 रुपये। पिछली बार कितना आपने कैपिटल एम्प्लॉय किया था, इस बार कितना किया 113 रुपये। तो कितनी ग्रोथ हो गई 13% की। कितनी ग्रोथ कर ली आपने 13% की। तो इस हिसाब से एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट आपने 13.1% देखी कैपिटल एम्प्लॉयड में, और एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट आपने सेल्स में देखी 13.22%। ये एक हेल्दी ट्रेंड दर्शाता है। इससे ये पता चलता है कि जो भी सेल्स होते चले जा रहे थे साथ के साथ उतना ही कैपिटल एम्प्लॉय होता चला जा रहा था, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन पे भी साथ के साथ फोकस चलता ही रहा। ये कैरेक्टर ही था पब्लिक सेक्टर का कि उसे हैवी कैपिटल डिप्लॉयमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन उसकी नीयत में ही था। हमने पिछले लेक्चर में भी ये सीखा था। उसे हैवी मशीनरी में खर्चा करना था, उसे प्लांट इंस्टॉलेशन में खर्चा करना था, उसे मटेरियल डेवलपमेंट में खर्चा करना था,
इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में खर्चा करना था, तो कैपिटल एसेट्स फॉर्म करना तो उसका भाग्य ही था। वो ऐसा नहीं कर सकता था कि अगर वो 13.22% एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट अचीव कर रहा है सेल्स में, तो वो 2 से 3% ही एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट रखे कैपिटल में, इसके वाया फिर उसका प्रॉफिट कितना बढ़ जाता। बट ऐसा नहीं हो सकता था। और यही आंकड़े ये बताते हैं कि एक बड़ी भूमिका निभाई है पब्लिक सेक्टर ने एक्सपेंशन के क्षेत्र में, यानी कि हमारे देश में एक तगड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर लेट डाउन करने में पब्लिक सेक्टर की भूमिका रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन में पब्लिक सेक्टर की भूमिका रही है, कैपिटल एसेट्स बनाने में पब्लिक सेक्टर की भूमिका रही है। वो इन आंकड़ों से प्रमाणित होते हैं। तो वो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि ये एक बहुत ही ओपन, जोर जोर से कहने वाला मेजर है। इट्स एलिगेंट मेजर ऑफ द डायनेमिक एक्सपेंशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। ओके, बहुत ही डायनेमिकली एक्सपैंड हुआ है पब्लिक सेक्टर, क्योंकि जिस तरह से एवरेज एनुअल परसेंटेज सेल्स में नज़र आ रही है, एवरेज एनुअल कैपिटल एम्प्लॉयड में भी वही परसेंटेज ऑलमोस्ट नज़र में आ रही है। माने कि अपने आप को उसने हमेशा चलायमान रखा। अब ऐसा नहीं किया कि निचोड़ लें, खा लें, निकाल लें, जो माल लगा है मशीनें बेच लें, बिल्डिंगें बेच लें, लीज़ पे दे दें। दैट वाज नॉट द सिस्टम। फॉर्मेशन कंटिन्यू रहा है। ओके, ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे मैंने ये इंस्टीट्यूट बनाया है और हर साल मैं यहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस के वाया देखा जाए तो हर साल मेरी जो सेल्स में ग्रोथ है वो 13 से 15% है। बट आप देखते जाएंगे कि साइमल्टेनियसली आप ये देखेंगे कि मैं पहले ऑफिस को रेनोवेट करूँगा, फिर मैं पीवीसी कराऊँगा, फिर आप देखेंगे पहले सिंपल मोबाइल, फिर बढ़िया मोबाइल, फिर आप देखेंगे सिंपल ट्राईपॉड, देन बढ़िया ट्राईपॉड, फिर आप देखेंगे वायर वाला माइक, देन वायरलेस माइक, फिर आप देखेंगे डे बाय डे पहले इंटरनेट, देन वाईफाई, फिर किराए की बिल्डिंग की बजाय अपनी जगह, फिर अपना कमरा, बढ़ता ही जा रहा है। जैसे सेल्स बढ़ रही हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ता ही जा रहा है। इससे आप क्या कहेंगे उस 10 साल की मेरी जर्नी को देख करके कि बहुत डायनेमिक एक्सपेंशन रहा है। ओके, बहुत डायनेमिक। क्लियर? दैट्स अ गुड डाटा, द बिग डाटा। ओके, इट्स अ गुड डाटा। सो वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड इनकम ऑफ द पब्लिक सेक्टर के मामले में पब्लिक सेक्टर का आंकड़ा पॉजिटिव रहता है, ये अच्छी चीज़ थी। दूसरी चीज़, रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पब्लिक सेक्टर का कंसेप्ट ही इस बेस पर आया था कि ये बेसिक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करेगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, क्रिएशन इंफ्रास्ट्रक्चर का, एक्सपेंशन एंड मेंटेनेंस। सो क्रिएशन, एक्सपेंशन, मेंटेनेंस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ये पब्लिक सेक्टर करेगा। इसी आधार पर तो पब्लिक सेक्टर को कंसीव किया गया था और पब्लिक सेक्टर ने वो भूमिका निभाई। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पावर डेवलपमेंट, बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में अगर देखें तो कम्युनिकेशन ने अपना पूरा रोल इस्टेब्लिश किया। आप स्टेट लेवल रोड ट्रांसपोर्ट्स को देख लीजिए, आज की डेट में रोड ट्रांसपोर्ट हैविली स्टेट कंट्रोल में, वो भी राज्यों के स्तर पर है। इसके अलावा आप रेल परिवहन को आप देख सकते हैं, एविएशन को आप देख सकते हैं, सिविल एविएशन मंत्रालय भी है हमारे देश में। इसके अलावा आप वाटरवेज को देख लीजिए। तो ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में ज़बरदस्त सड़कों का जाल आप देख लीजिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन करना, फिर उसके हिसाब से नेशनल हाईवेज़ एक्सपेंशन करना, क्वाड्रिलेटरल जोन बनाने, रोड बनाने, शहरों में रिंग रोड्स बनाने से लेकर के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं के तहत गाँव को जोड़ने का अभियान, ज़बरदस्त कम्युनिकेशन का एक्सपेंशन हुआ है। आप देख सकते हैं इस समय में हम जुलाई में 5G रोल आउट करने वाले हैं और इस डिकेड के एंड तक हम 6G की बात कर रहे हैं। अभी हमारे देश में प्रेजेंटली 4G वर्किंग है, तो हम 2G, 3G, 4G के स्टैंडर्ड्स पर पहुंच चुके हैं। कम्युनिकेशन यहाँ पर है। 2026 तक भारत 1 बिलियन मोबाइल सेट रखने वाला देश होने वाला है। इस समय भारत वर्ल्ड में लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ नेट बन चुका है। पर पर्सन पर मंथ एवरेज 12 गीगाबाइट कंज्यूम कर रहा है। ये भारत का स्टेटस है। तो ये कम्युनिकेशन को एक्सपेंशन किए बिना कैसे हो सकता था? अब बताइए, पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की नीति चल रही है, प्राइवेट प्लेयर को इंड्यूस किया गया है कि ऑप्टिकल फाइबर लेड आउट की जाए, वाईफाई नेटवर्क हर किसी तक पहुंचाया जा सके। आज की डेट में मोबाइल सेट आप सबके पास हैं। सरकारों के वायदे हैं कि हम मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि हम युवाओं को मोबाइल और लैपटॉप प्रोवाइड करेंगे।
डिजिटल लर्निंग सिस्टम को चलाया जा रहा है और देश में डिजिटल डिवाइड खत्म हो इसके लिए सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया कैंपेन भी चलाया गया है। चाहे वो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट हो, नैम पूरे देश की मंडियों को एक साथ जोड़ने का प्लेटफॉर्म, चाहे वो ई कॉमर्स को प्रमोट करना हो। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील ये ऐसे ही नहीं चल गए भारत में। अच्छा तगड़ा ई कॉमर्स सिस्टम इस्टेब्लिश था वो तभी था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क हैविली वर्किंग था भारत के अंदर। इसके तहत सरकारी संस्थाओं ने बड़ी भूमिका निभाई है, चाहे शुरुआत में वो विदेश संचार निगम लिमिटेड के रूप में BSNL हो या बाद में भारत संचार निगम लिमिटेड के रूप में BSNL हो। पोस्ट एंड टेलीग्राफ सेक्टर ने बहुत बड़ी भूमिका इस क्षेत्र में निभाई है। रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब क्षेत्रों में आपने देखा है पब्लिक सेक्टर ने रोल निभाया है। तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर डेवलपमेंट, बिजली पैदा करना, बेसिक और की इंडस्ट्रीज तो मैंने बताई हैं कौन सी होती है, अच्छी खासी भूमिका नज़र आती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि द बेसिक रैशनल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज इसी आधार पर तो शुरू की गई थी कि वाज टू क्रिएट एंड एक्सपेंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आपको क्रिएशन करना और एक्सपेंशन करना है। दैट वाज द बेसिक रैशनल। देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन इकोनॉमी शुड बी जज्ड फ्रॉम दिस एंगल एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रॉफिट अलोन। तो हमारे देश की पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमें इस दृष्टि से देखना ज़रूरी है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की दृष्टि से नहीं। जब देश के सामने पहले दशक में, फर्स्ट डिकेड में ये चुनौती आई कि देश में डेवलपमेंट कैसे हो, बड़ी चुनौती थी, हम सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी कैसे इस्टेब्लिश करें। वो सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी सेल्फ जनरेटिंग होनी चाहिए। हमें एक्सपोर्ट प्रमोशंस करना था फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए, हमें इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करना था फॉरेन एक्सचेंज को ड्रेन होने से बचाने के लिए, हमें हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री लगानी थी, हमें कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री लगानी थी ताकि प्राइवेट प्लेयर आ सके और ऑक्सिलरी इंडस्ट्री लगा सके। ये सब चीज़ों में प्राइवेट प्लेयर सामर्थ्यवान नहीं था। ये भूमिका सिर्फ पब्लिक सेक्टर निभा सकता था। कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत हैवी थी, जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबे थे और ये काफ़ी नॉन रेम्यूनरेटिव सेक्टर थे। इनमें अर्निंग उतनी नहीं थी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कम थे और मैनेजरियल एबिलिटीज़ मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्राइवेट प्लेयर में उतनी नहीं थी। मैं आपको ये बता भी दूं कि प्राइवेट प्लेयर के लिए एक अच्छा खासा सेक्टर छोड़ा गया था, अभी प्रमाणित होगा, लेकिन पहले 3 प्लान्स के दौरान ये देखा गया कि प्राइवेट प्लेयर ने अपने इनहेरिटेड हैंडीकैप्स की वजह से उन 3 प्लान के दौरान उनके लिए छोड़े गए उन सेक्टर्स को भुनाया नहीं। इसी कारण से काफ़ी सारी सेक्टर्स में पब्लिक सेक्टर आ गया, जबकि पब्लिक सेक्टर को शुरुआत में उसमें आना भी नहीं था। तो आप पब्लिक सेक्टर को थोड़ी ही देर बाद कंज्यूमर गुड्स में भी आते देखेंगे, लाइफस्टाइल्स में भी आते देखेंगे, कि उसको आना तो था नहीं बट वो आया। आई बात समझ में? तो पब्लिक सेक्टर ने ये भूमिका निभाई है, एक अच्छा खासा इंडस्ट्रियल बेस लेड किया, इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया। प्राइवेट प्लेयर ने इस मूव को वेलकम किया, उसने खुशी मनाई कि जब हमारे लिए माहौल कंड्यूसिव होगा फिर हम आएंगे, और वो हुआ और फिर प्राइवेट प्लेयर आया। ओके, ये है पब्लिक सेक्टर की भूमिका। अब उसे सिंपल प्रॉफिटेबिलिटी से नहीं देख सकते हैं। ओके, सो द थिंग इज कि द बेसिक रैशनल ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज वाज टू क्रिएट एंड एक्सपेंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। देयर कंट्रीब्यूशन to the Indian economy should be judged from this angle and not from the point of view of profit alone. Okay, next one is the strong industrial base in India. देखिए, सेल्स और इनकम के पैमाने पर ठीक चला, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में अहम भूमिका, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस बनाने में इंडिया में अहम भूमिका निभाई है। क्या लिखा गया है? द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द फर्स्ट 3 decades आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज मेनली ड्यू टू द पब्लिक सेक्टर। शुरुआत के 3 दशकों के दौरान जो भारत में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो पब्लिक सेक्टर के द्वारा हुआ, वरना ये ना होता। आई बात समझ में? और देश की ज़रूरत थी, ये मैं क्या कहता हूँ हर लाइन के बाद, आई बात समझ में? छोड़ना है अपन को, ये तकिया कलाम छोड़ना है, ये अच्छी चीज़ नहीं। रैपिड, हाँ ना, होता है ना नोटिस, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं किनको क्या धमकी। आई बात समझ में? ऐसा सड़क चौराहे पे करते हैं, समझ में आई तेरे? खबर पड़ी तो ये त्यागेंगे, हम छोड़ेंगे। आदतें हैं, छूटते छूटते छूट जाती हैं, पर छूट जाती हैं। ओके, फिल्मों में बचपन में एक डायलॉग सुना था, बड़ा रट्टा मारा था, आदतें ज़रूरतें ना बन जाएं, ज़रूरतें छूटती नहीं। फिर बहुतों को ये डायलॉग मारा भी कि तुम मेरी अब ज़रूरत बन चुकी हो। पता नहीं था कि ये होता क्या है, दैट्स इट। लेकिन आज की डेट में आदतें भी नहीं हैं, ज़रूरतें भी नहीं हैं, पब्लिक सेक्टर है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर, वही अच्छा है।
तो मुद्दे की कहानी ये है कि पहले 3 दशक के दौरान रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज द नीड। ओके, अब क्यों होगी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज द नीड यार? लॉजिक देना मेरे बच्चे, 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रेजुअल भी तो कर सकते थे। ओ, आप व्हाट्सएप मैसेजेस कर सको। हाँ, देखिए बस कहानी यही है कि लिंक्स नहीं बना रहे अपन, एमसीक्यू कैसे सॉल्व होंगे। रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी था। उसका कारण था देश में गरीबी बहुत थी, भुखमरी बहुत थी, और इसे आप इस तरह से पूरा नहीं कर सकते थे कि आप लोगों को सब्सिडाइज्ड फूड देते चले जाएं या उनके हाथ में रोजी रोटी देते चले जाएं। ये दैट वाज नॉट द करेक्ट थिंग। आई बात समझ में? कल परसों मैं सौदागर मूवी के कुछ सीन देख रहा था, मुझे अच्छी लगती हैं, मजबूत फिल्में अच्छी लगती हैं जिसमें दुश्मन दुश्मनी भी रसूख से करता है और पता लगता है इज्जत है। मतलब दुश्मन के इलाके में आप आ गए हैं और वो आपको गोली नहीं चला रहा क्योंकि उसका एक स्टैंडर्ड है, वो आपको निहत्था नहीं मारता, और अपनी टेरिटरी में तो बिल्कुल नहीं। अब वाली फिल्मों में ये चला गया, पहले था। उसमें जब एक सीन में राजकुमार और वो जो हीरो वासु, वो दोनों आमने सामने आते हैं। राजकुमार उसे खुश होता है और उसे अपनी अंगूठी देता है। वो उसे आकर के वो अंगूठी वापस करता है कि बाबूजी मुझे अंगूठी नहीं चाहिए। कहते क्यों, तुम्हें अंगूठी क्यों नहीं चाहिए? कहता है अंगूठी से मैं क्या करूँगा, मुझे रोज़गार चाहिए, मुझे काम दिला दीजिए, अंगूठी से तो मेरा एक दिन पेट पलेगा। वो कहते ठीक है आदमी तुम सयाने हो। तुम वो वर्बली उसका एक ओरल टेस्ट लेता है, उससे 5 सवाल पूछता है, कहता है इसके जवाब दो, वो सारे जवाब सही देता है, उसे काम पे रख लेता है। इंटरव्यू होता है प्रॉपर नदी के किनारे। और वो कौन सी नदी है? सारी शूटिंग लखनपुर और माधोपुर में हुई है, रावी नदी है। आज भी वो शूटिंग लोकेशन वहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सौदागर मूवी के नाम से जाना जाता है। जाइए आप विजिट कर सकते हैं। ओके, कहने का मतलब कि आप लोगों को कितना डायरेक्टली फीड कर सकते हैं, आप उन्हें एक डिपेंडेंट नहीं बना सकते हैं। मेन एस्पेक्ट उनको रोज़गार देना था, हैवी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ये पहली एस्पेक्ट। जॉब सिक्योरिटी वाला एम्प्लॉयमेंट देना ज़रूरी था। एग्रीकल्चर का विकास करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि विद्युतीकरण हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो उस क्षेत्र में। इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे होगा जब ट्रांसफार्मर्स नहीं बनेंगे, जब वो बड़े बड़े बिजली खंभे नहीं बनेंगे? ये तो हो नहीं सकता। वो तारें भी तो बनानी है बिजली की, उनके लिए एल्यूमिनियम भी तो चाहिए। तो ये तो तब होगा जब हम माइनिंग करेंगे। जब हम बॉक्साइट और इन चीज़ों की माइनिंग ही नहीं कर रहे हैं तो मेटल कहाँ से आएगा? तो आप ज़रा इमेजिन करके देखिए, आपको मशीन मेकिंग इंडस्ट्रीज़ चाहिए ही थी हर क्षेत्र में विकास करने के लिए। फिर मजबूरी थी कि सड़कें चाहिए ही थी, मेटल चाहिए था, तो माइनिंग है, कोल है, स्टील है, पावर है, फर्टिलाइज़र है, केमिकल है, ड्रग्स हैं, ये सारे सेक्टर आपको इमीडिएटली चाहिए थे, एक साथ चाहिए थे। इसलिए हमने 5 ईयर प्लानिंग, पहला तो स्टेप ये अपनाया, और उस 5 ईयर प्लानिंग में दूसरा स्टेप कि कल ही 5 ईयर प्लानिंग से बात नहीं करेगी, स्टेट को आना पड़ेगा आगे। तो पब्लिक सेक्टर को लीडिंग प्लेयर बनाया हमने आगे, तो पब्लिक सेक्टर आया। तो रैपिड डेवलपमेंट वाज द मेन स्टे। सारी चीज़ों का हल एक बार में होता था। आपकी विदेशों पर निर्भरता कम होती थी, तो आपका इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होता था। दूसरा, आपका विदेशी मुद्रा बढ़ती थी क्योंकि एक्सपोर्ट प्रमोशन होता था। तीसरा, आपके लोगों को रोज़गार मिलता था। चौथा, पैदावार बढ़ती थी, पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ती थी। और पांचवा, प्राइवेट प्लेयर वेंचर करने को रेडी होगा जब रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। तो ये ज़रूरी था, और ये बड़े स्तर पर किया है पब्लिक सेक्टर ने। पब्लिक सेक्टर को फुल मार्क्स हैं शुरुआती 3 दशकों में, 1950 से 60, 60 से 70, 70 से 80 के दौरान एक रैपिड इंडस्ट्रियल बेस इंडिया में क्रिएट करने के लिए द फुल मार्क्स। इसमें कोई शर्त। कौन कौन से सेक्टर के तहत काम होते थे? पब्लिक सेक्टर के जिम्मे कुछ सेक्टर तो ऐसे थे जो उनके लिए रिजर्व ही कर दिए गए थे, इसमें कोई किसी भी मायने में आ नहीं सकता। तो रिजर्व इंडस्ट्रीज़ थी, जेट एटॉमिक एनर्जी, एमिनेशन एंड आर्मामेंट, एयरक्राफ्ट, ये तो आप मान लीजिए रिजर्व ही थे। ये पूरी तरह पब्लिक सेक्टर के जिम्मे थे। इसके अलावा की इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट भी पब्लिक सेक्टर के जिम्मे डाली गई, जैसे कि कोल, आयरन एंड स्टील, शिप बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें इनके कंट्रोल में थी। इसके अलावा बाकी इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी आए, ये आपको अभी पता चल जाएगा। यहाँ पर प्लानिंग कमीशन के द्वारा लिखी एक बात समझना ज़रूरी है। प्लानिंग कमीशन ने क्या कहा? जब शुरुआती 3 प्लान के दौरान भी प्राइवेट प्लेयर के लिए जो सेक्टर छोड़े, यानी कि रिजर्व इंडस्ट्री की बात कर लें, की इंडस्ट्री की बात कर लें, इन सब इंडस्ट्री को आप छोड़ दीजिए, तो आपको पता होना चाहिए बाकी सारा सेक्टर प्राइवेट के लिए छोड़ दिया था। इनके अलावा बाकी सारा प्राइवेट के लिए था। प्राइवेट प्लेयर ने उसमें 3 प्लानिंग्स तक, 15 साल तक वो रिजल्ट्स नहीं दिए। तो ये क्लियर हो गया प्लानिंग कमीशन के सामने कि अगर जेन्युइनली
आप इंडिया की इकोनॉमी को एक सेल्फ जनरेट